सुप्रभात बच्चों। आज मैं सुनीता मित्तल आपको कक्षा 9वीं के लिए पाठ 1 दो बैलों की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। 9वीं कक्षा में दो पुस्तकें हैं, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, और इसी के साथ एक व्याकरण की पुस्तक भी है। क्षितिज भाग 1 के भी दो भाग हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड में कहानी, जीवनी, संस्मरण, लेख आदि होते हैं। पद्य खंड में दोहे, चौपाई, कविता आदि होती है। आज हम क्षितिज भाग 1 का पहला पाठ दो बैलों की कथा करेंगे। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कथा है, जिसमें दो बैलों के माध्यम से भारतीय समाज को जागा गया है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय लिखी जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था और भारतीय स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहे थे। भारतीयों को जागृत करने के लिए उन्होंने यह कहानी लिखी। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने किसान और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया कि पशु भी मनुष्य की भांति यदि पशुओं को भी प्रेम किया जाए तो वह भी अपने मालिक के प्रति वैसे ही वफादार बन जाते हैं। उन्हें कितनी भी यातनाएं सहन करनी पड़े, वे संघर्ष करते रहते हैं। इस कहानी में दो बैल हीरा और मोती हैं। उनका एक मालिक है झूरी। झूरी कांजी के दो बैल हैं, हीरा और मोती। हीरा और मोती दो बैलों के द्वारा इस कहानी को स्पष्ट किया गया है। आप प्यारे बच्चों, सभी के पास क्षितिज भाग 1 पुस्तक होगी। जब भी आप इसे देखेंगे, अपनी पुस्तक साथ में रखेंगे और कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे। आपको कहानी में से दो प्रकार से पेपर में आएगा। एक तो कोई भी पद्यांश आ सकता है। पद्यांश के 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, और उसके बाद जो पीछे अभ्यास कार्य दिया गया उसके प्रश्न उत्तर 2-2 नंबर के आएंगे। दो तरीके से गद्य खंड के प्रश्न आते हैं, एक सीन पैसेज और दूसरा प्रश्न उत्तर। पाठ कहानी सुनेंगे। जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, बेवकूफ मूर्ख, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। पदवी, उपाधि, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास अचानक ही सीनी का रूप धारण कर लेती है। इसका मतलब है जब गाय अपना बच्चा या बछड़ी देती है, उस समय का वर्णन है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा न सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती। असंतोष मतलब उसको कोई बुरा नहीं लगता कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। बैसाख महीने का नाम, चाहे एक आध बार कुलेल कर रहता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थाई मतलब हमेशा विषाद, पीड़ा या दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख, दुख, हानि, लाभ दशा में उसे बदलते नहीं देखा। किसके बारे में बता रहे हैं? गधे के बारे में, कि वह सुख, दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में नहीं बदलता। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसकी पराकाष्ठा को पहुंच गए। पराकाष्ठा, चरम सीमा, पर आदमी उसे बेवकूफ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर अपमान। सद्गुण अच्छे गुण, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त, उचित, ठीक। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा, बुरी हालत। क्या अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते,
4 पैसे कुछ समय बचा कर रखते हैं, कुछ समय के लिए, बुरे समय के लिए। जी तोड़कर काम करते हैं, जी तोड़कर बहुत अधिक मेहनत करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। झूरी के पास 2 बैल थे, दोनों बैलों के नाम क्या थे? हीरा और मोती। देखने में चौकस, ढील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा बिना बोले विचार विनिमय किया करते थे, विचारों का आदान प्रदान। एक दूसरे को मन की बात कैसे समझा जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति होगी, गुप्त शक्ति जो दिखाई न दे, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात कहने का मतलब ऐसी शक्ति के पास नहीं है। दोनों एक दूसरे कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह अलग होना, केवल विनोद के भाव से, विनोद मनोरंजन, आत्मीयता के भाव से, आत्मीयता अपनापन, जैसे दोनों में घनिष्ठता होती, घनिष्ठता बहुत गहरी मित्रता। थोल थप्पा उन्हें लगता, थोल थप्पा मतलब मिलना जुलना, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफसी, कुछ हल्की सी रहती, फिर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि चेष्टा इच्छा ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। ये दोनों बैलों के बारे में बता रहे कि दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम और थकान दूर करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद नाद वह स्थान जहाँ पर भूसा डालते हैं, दोनों साथ उड़ते, साथ नाद में मुंह डालते, यदि एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई बैलों की जोड़ी को बोलते हैं गोई। झूरी के जो 2 बैल थे उन्हें गोई भी कहा जाता। गोई ने उन बैलों को कहाँ भेज दिया? अपने ससुराल। को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमने भेज दिया, अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, अर्थात वे बहुत परेशान हो गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर, पगिया रस्सियां जो बांधते हैं बैलों को, आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारते, हुंकारना आवाज करना। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों नहीं, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी, नौकरी, सेवा, या नौकर को बोलते हैं दूसरे की सेवा करना, कबूल था, मंजूर था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, हमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें यह इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? जालिम, अत्याचारी। ये हीरा मोती अपने मालिक का मन में सोच रहे हैं भी मालिक ने ऐसा क्यों किया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। दिन भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उसे बेगाने से लगते थे, बेगाने दूसरे। ये गया के घर बैल चले गए, वहां का वर्णन किया गया। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियों से आंखों आंखों में देखना, और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ना, सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगा तुड़ा डाले, पगा रस्सियां। घर की तरफ चले, पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि
कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह, बुद्धू मूर्ख, बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, अर्थात बहुत ज्यादा काम लेते हैं। दोनों ठहरे कामचोर। कामचोर किसके लिए बताया उसने? बैलों के लिए। भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। यह झूरी की पत्नी अपने पति से बोल रही है बैलों के बारे में। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। द्वार दरवाजा। जूरी ने मजदूर से कहा, मजदूर मजदूरों को बोलते हैं, यह ग्रामीण भाषा का शब्द है। थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता रे बे, मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों की गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा। हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और की शरारत का मजा चखाया। यह किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो झूरी का साला था गया, वह दोबारा से बैलों को ले गया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों की खली चुनी, सब दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, अर्थात झूरी उन्हें मारता पीटता नहीं था। उनकी टिका कर दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ी। आह सम्मान, व्यथा तो थी, व्यथा पीड़ा दुख। उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी 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 रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। ये हीरा मोती को गया ने रस्सियों से बांध दिया था। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, व्यर्थ बेकार। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ले ली है, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार कहां से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा हूं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। इसमें मोती क्या था? गुस्से वाला, और हीरा क्या था? सहनशील। दोनों के स्वभाव की विशेषता बताई गई। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मार पीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया। उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भल मानस है। अच्छा, इसका मतलब है इस समय इस कार्य को हटा लेने में ही हमारी भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली। छोटी सी लड़की गया की बेटी, और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय के मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। सज्जन मतलब भला मानस।
लड़की भैरव की थी। गया की पत्नी का नाम है भैरव, जो उसकी गया की पहली पत्नी थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ मारती रहती थी, इसलिए दोनों बैलों में से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, आत्मीयता अपनापन। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर की मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। गया की पत्नी मालकिन के बारे में बताया कि वह लड़की को बहुत मारती थी, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यहाँ नारी जाति का सम्मान बताया गया। यह भूल जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। एक झटके में कैसे टूटेगी? जब रस्सी गिल्ली हो जाती है तो जल्दी से टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर यह मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, वह लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। जानवरों को यदि प्यार करो तो वे पूंछ को खड़ा कर लेते हैं। उसने उनके माथे सहलाए, बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ डालना, रस्सियों से, वो रस्सी से एक डाल देते। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुप रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, आफत, मुसीबत, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, परिचित जान पहचान वाला, उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता, राह भूल गए। राह मतलब रास्ता। तुम भी बेतहाशा भागे। बेतहाशा बुरी तरह, एकदम लगातार भागना, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपने धर्म छोड़ दो, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? मालिक के प्रति वफादारी बताई। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, व्याकुल, बेचैन। घर में, खेत में मटर खड़ी थी। वो कौन से खेत के किनारे खड़े? मटर के खेत। चरने लगे, अर्थात मटर खाने लगे। रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं। में मटर खा रहे थे तो बार बार देख रहे थे। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आ गया, संभल उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या! कोई सांड डोकता चला आ रहा था। हाँ, सांड है। वह सामने आ पहुंचा।
दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, अर्थात बहुत बड़ी हाथी जैसा दिखाई दे रहा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, जान से हाथ धोना मृत्यु होना, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नजर नहीं आती। इनकी तरफ आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है, सूरत शक्ल। मोती ने भूख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। आरजू विनती प्रार्थना करना, भाग चलो ना, भागना कायरता, कायरता निडरता। तो फिर यहीं बढ़ो, बंदा तो 9-2-11 होता है, 9-2-11 होना, भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने मतलब 2 व्यक्ति एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेता हूँ, तुम पीछे से। दोरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तुम बगल में उसके पेट में घुसेड़ देना। सींग जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं। ये सांड के साथ दोनों बैलों की लड़ाई। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, तजुर्बा अनुभव। वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदी था। मल युद्ध करना, आमने सामने की लड़ाई करना, आदि आदत। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरह मुड़ा तो दोनों ने हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, फिर दोनों भी उस्ताद थे, उस्ताद गुरु। उसे वे अवसर न देते तो एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग किया। सींग भोंकना, सींग मारना। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा। हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, बेदम, बेहोश। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। इस गद्यांश में हीरा और मोती की सांड से जो लड़ाई हुई उसका वर्णन किया गया। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, सांकेतिक भाषा इशारों में जो भाषा करते हैं, मेरा तो जी चाहता है बचा को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। बैरी दुश्मन या किसी निर्बल पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत ही था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे, आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेंढ पर निकल गया। मेंढ खेत पर जो पैदल चलने का रास्ता, उसको बोलते मेंढ। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर चिक्कड़ में फंसने लगे। खुर उसके पैर मतलब। न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा भाग गया और मोती पकड़ा गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, संगी उसका मित्र तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस जहाँ पशुओं को रखा जाता है उसको बोलते हैं कांजी हाउस। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था, साबिका मुसीबत। सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो फिर गया अच्छा था, यहाँ कई भैंसे थी। अब कांजी हाउस का वर्णन किया कि कांजी हाउस में कौन कौन से जानवर थे। भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे। किसी के सामने चारा न था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, अर्थात मरे जैसे दिखाई दे रहे थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते,
पर कोई चारा न लेकर आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे उनकी क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा ने विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे अब सहन नहीं होता। बस इसी बूथ पर अकड़ते थे, सारी अक्कड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी की एक चिप्पड़ निकल आया। कच्ची मिट्टी की दीवारें थी तो उसमें से मिट्टी निकल आई। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हाजिरी अटेंडेंस जिसको बोलते हैं। हीरा का उज्जड़पन देखकर, उज्जड़पन गवार उदंड था। कई डंडे रसीद किए, मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना फिर किस काम का। बंधन में पड़ गए, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन आए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, परवाह मतलब चिंता, यूं भी तो मरना है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, देह शरीर। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अब ये सब कांजी होस का वर्णन किया जहाँ पर जानवरों की दुर्दशा थी। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो मैं जोर लगाता हूँ। अब हीरा के साथ मोती ने भी जोर लगाया। मोती ने दीवार में सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हो। प्रतिद्वंदी विपरीत पक्ष वाला, जैसे आमने सामने की जब लड़ाई होती है तो प्रतियोगिता में 2 लोग होते हैं। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गई। जोर तो मारता ही जाऊंगा, कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कोई परवाह नहीं, यूं भी मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन यही हाल रहा तो मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा ला फिर मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर मारने लगा कि प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग उठी, फिर बकरियां निकली, खिसक गई, फिर गधे जो रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़े गए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पर पड़े रहेंगे। ये गधे कह रहे हैं हम भागेंगे नहीं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी खड़े सोच रहे थे भागे या न भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम भाग जाओ, मुझे यहाँ पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती की आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो। हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए। विपत्ति, मुसीबत
तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ हीरा और मोती की सच्ची मित्रता का उदाहरण दिया गया। दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं गए। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम गले में बंधना पड़ा, उसके लिए अगर तुम्हें मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देना, दुआएं देना। यह कहते हुए मोती ने दो गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। तब अपने बंधु के पास आकर भोर होना प्रातः काल होना। मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में ऐसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। अर्थात मुंशी, चौकीदार, जो कर्मचारी कांजी होश के थे, सब बेचैन हो गए। बस इतना ही काफी कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला। तिनका हाँ, एक बार पानी दिखा दिया। ठिठरियां निकल आई थी। ठिठरियां हड्डियां निकलना। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते डुगडुगी बजना, वो जो ऐलान करते हैं तब जाते हैं डुगडुगी। वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब लोग मित्र निकाले गए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का खरीदार कौन होता। मृतक मरे जैसे बहुत कमजोर। सहसा एक दड़ियल आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। दोनों मित्र के कोल्लू में उंगली रगोंद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठे। वह क्या है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, भीत डरे हुए। सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। ये दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं कि भगवान सबका है और सब पर दया। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बोटी बोटी अंग अंग। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे। भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी भी धीमी होने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ मतलब झुंड, गाय बैलों का झुंड जाते हैं, उसको बोलते रेवड़, हरे भरे हार घाट में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद में पागुर करता था। पागुर करना, जुगाली करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बदी के हाथ पड़े दुखी हैं। सहसा दोनों को मालूम हुआ, परिचित रहा है, परिचित जान पहचान वाली। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर आया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण मतलब हर पल उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। दुर्बलता, कमजोरी गायब होना, खत्म होना। आहा, यह लो अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने जाया करते थे, यही कुआं है। अब हीरा मोती को अपने गांव के रास्ते की पहचान होने लगी। मोती ने कहा, हमारा गांव आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, अब जाने देगा।
इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से आगे हम न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए, उन्मुक्त होकर, मस्त होकर, कुलेले करना हंसी मजाक जो पशु भी करते हैं आपस में, घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, थान जहां पर दोनों बैलों को बांधा जाता था। दोनों दौड़कर उस स्थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी हीरा और मोती का मालिक बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। हमारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से, मवेशी खाना जहाँ पशुओं को रखा जाता है, से नीलाम लिए जाता हूँ। पशुओं की जहाँ से नीलामी हुई थी, वहां से वह दड़ियल खरीद कर लाया था। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले आओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार मतलब कोई किसी को अनुमति, जैसे जिसको बोलते हैं, किसी का अख्तियार मतलब हक, अधिकार। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। थाना पुलिस स्टेशन, रपट करना, रिपोर्ट करना। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे। गांव के लोग बाहर जाने के लिए रुके। फिर दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग तमाशा देखते थे, हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। सहलाना, प्यार करना। वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने बैलों के माथा चूम लिया। अब आपने दो बैलों की कथा पूरी सुनी। आप इसे दोबारा पढ़ेंगे। जो अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए उन्हें ट्राई करेंगे। जब अगली बार मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो आपका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। धन्यवाद।